Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. एज यू नो क्लास 8 की हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच गए थे। हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था 1857 की क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से अंग्रेजों की नीतियां थी, जिससे नवाब से लेकर आम जनता तक के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे और उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति असंतुष्टि होने के कारण विद्रोह उमड़ आता है। ठीक है, विद्रोह के कारण क्या होता है, अंग्रेजों के पैर जो है वो दिल्ली से उखड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि सिपाही जो है मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंचते हैं रातों रात और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं और अंग्रेजों की टुकड़ियों को वहां से खदेड़ देते हैं और बहुत सारे सैनिकों को, अंग्रेजी सैनिकों को मार देते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी देश में यह बात फैल जाती है कि अब देश से अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा और दोबारा से हमारे शासक बहादुर शाह जफर बन जाएंगे। ठीक है, बहादुर शाह ने लेटर लिख दिया था सभी शासकों को, जो हमारे स्थानीय शासक थे उनको लेटर लिख दिया था कि आप भी हमारा इस विद्रोह के अंदर साथ दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने अगर कल वाला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कोई कमी रह रही है तो मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ, कवर कर पाऊँ। ठीक है, आपके बताने से ही क्या है कि मिलकर ही सेट हो पाता है सब, है ना, मिलकर ही सब काम चल पाता है। अगर मैं सोचूं कि अकेले ही मैं कवर कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। आप लोगों की हेल्प के बिना, आप लोगों की मोटिवेशन के बिना ये करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर भी आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते होंगे। अगर लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ठीक है, कमेंट कर दिया करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। बगावत कैसे फैलने लगी, हमने देख लिया था कि लोगों के अंदर कैसे आत्मविश्वास बढ़ा था। ठीक है, क्योंकि अब उनके खुद के नेता ही उनका क्या करने लगे थे, समर्थन करने लगे थे। बगावत फैलती है जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था। उस वक्त फ़ोन वगैरह तो थे नहीं कि झट से ही क्या होगा कि वीडियो बनेगी और यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी और पूरे देश के अंदर, है ना, फैल जाएगी, ऐसा था नहीं। तो फिर भी विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो चुका था, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े थे अपने अपने एरिए से। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोगों ने भी बगावत करनी शुरू कर दी। ठीक है, वहाँ के स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे वो लोग। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहेब, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना को इकट्ठा किया, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। कानपुर से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया, यानी कि कानपुर में भी उन्होंने क्या किया, विद्रोह में विजय प्राप्त की। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, पेशवा तो वो है ही, वो बोले किसके अंडर में हूँ पेशवा, मैं पेशवा हूँ बहादुर शाह जफर के अंडर में, गवर्नर हूँ मैं। ठीक है, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब जो थे, नवाब वाजिद अली के बेटे बर्जिश कद्र को भी नया नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी विद्रोह हुआ, जहाँ पर अंग्रेजी टुकड़ियों को खदेड़ दिया गया और बोला गया कि आप यहाँ के शासक नहीं हैं, यहाँ के शासक है अली शाह के बेटे बर्जिश कद्र। ठीक है ना, बर्जिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बना लिया था। ठीक है, कि हमारे बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर है और कोई हमारे ऊपर हेड नहीं है। उनकी माँ बर्जिश कद्र की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के जो सेनापति थे तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई लोधी ने, ठीक है, अवंतीबाई लोधी थी मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र, राजगढ़ की रानी। ठीक है, राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। ठीक है, लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। 4000 सैनिकों की फौज तैयार करके अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया सैनिकों का, और ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य में प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके राज्य पर भी ब्रिटिश शासकों ने क्या कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसीलिए रानी जो अवंतीबाई थी लोधी, उन्होंने भी 4000 सैनिक फौज तैयार कर ली और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी।
विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। अब जो इतनी सभी रियासतें मिलकर जब लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, अंग्रेज कम पड़ेंगे और रियासतों के सैनिक काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इसीलिए अंग्रेजों की संख्या कम हो गई। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई, किनकी, अंग्रेजों की। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजी शासन खत्म होने वाला है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी, अवध के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि उनके प्रिय जो वहाँ के शासक थे उनको कुशासन के आरोप से, है ना, इल्ज़ाम लगा दिया गया था उन पर कि इन्होंने कुशासन किया है, ये राजद्रोह हैं ये, तो इन्होंने गलत काम किया है, तो हमें अवध का शासन जो है, अंग्रेजों ने कहा हमें अपने अंडर में लेना पड़ेगा। तो वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ थे, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर्नल टाइटलर ने, ठीक है, उन्होंने टेलीग्राम भेजा और जिसमें अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे विद्रोहियों की संख्या लगातार लड़ाई से विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, हमारे लोग थक चुके हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ हो चुका है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ऐसा हमें पता चलता है कि अब इस विद्रोह के अंदर अंग्रेजों को डर लगने लग गया था, उनको पता लगने लग गया था कि अब हमारा अंत निश्चित है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए, जैसे कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। अब वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद से संबंध रखते थे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। ठीक है, बख्त खान, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है 1857 की क्रांति में। वह इस बगावत के एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। ठीक है, मुख्य व्यक्ति साबित इसीलिए हुए क्योंकि उन्हें सीधा बहादुर शाह जफर का सपोर्ट प्रदान था। ठीक है, बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाकू जो थे इस युद्ध में शामिल हो रहे थे। देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ किसकी क्या भूमिका रही। अगर ये डिटेल में दिया होता तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। जब हम बिपिन चंद्र को कवर करेंगे तो हम एक एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण जो योगदान है उसको अच्छे से कवर करेंगे। आप एक बार इसको बेसिक समझ कर लर्न करिए। आप ये मत सोचिए कि इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही दिया हुआ, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी कोई बड़ी क्लास की एनसीईआरटी नहीं है। तो इसको जब हम बिपिन चंद्र कवर करेंगे तो इस और भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप ये घबराना मत बिल्कुल भी कि 1857 का जो क्रांति है इतनी छोटी सी दी हुई है, काफ़ी बड़ी क्रांति थी और ये काफ़ी महान क्रांति थी हमारे देश में। ठीक है ना, जो 1857 से पहले भी एक क्रांति हो चुकी थी उसके बारे में हम जानेंगे, पाई का विद्रोह जिसको बोलते हैं। तो 1857 की क्रांति ने काफ़ी बड़ा भयानक रूप ले लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यानी कि कंपनी ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कैसे? इस उथल पुथल के बावजूद, यानी सभी रियासतों के शासकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। तो अंग्रेजों को पहले तो अंग्रेज टेंशन में आ गए कि इतना सब हो कैसे गया, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। उनको लगा कि थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, झटपटा रहे हैं कि हम कारतूस का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि इतने बड़े क्षेत्र पर, है ना, हमारा क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, तो कंपनी ने पलटवार करना शुरू किया। इतनी उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और ज़्यादा फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जहाँ से विद्रोह हो रहा था वहाँ का जो मेन सेंटर था, ठीक है, उन पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। मई में दिल्ली उनके कब्जे से निकल गई थी। सितंबर तक दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अंतिम मुगल बादशाह जो जफर खान थे, है ना, शाह जफर थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। तो आप देख सकते हैं कि उनकी किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई उनके पिता के सामने, उनके बेटों की, है ना। तो ये कितना दुखदाई अपने समझ सकते हैं कि
उस वक्त घटना रही होगी उस पिता के लिए जिसके दोनों बेटों को सामने गोलियों से भून दिया गया हो, है ना। तो बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर के अंदर, ठीक है, अगले ही महीने नवंबर 1862 के अंदर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे? रंगून में। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह अब खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, यानी कि वो हार गई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ में हुआ, ठीक है। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा हुआ पाया और वो शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी थी। जैसे अपने सिपाहियों ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने पलटवार कर दिया, जैसे ही अंग्रेजों ने केंद्रों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और वहाँ की जो शासक थे वो हारने लगे, तो इससे क्या हो गया, लोगों की हिम्मत भी टूटने लग गई, ठीक है, और वो विद्रोहियों का साथ छोड़ने लगे। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार जो जिम्मेदार थे, वफादार जो भूस्वामी थे, उनको कहा कि आपको इनाम दिया जाएगा, आप हमारा साथ दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया उनसे कहा गया कि अगर अंग्रेज़ों के सामने वो समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी भी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि 1857 का जो ये महान क्रांति थी वो भारत की स्वतंत्रता की तरफ रुख होने का एक मार्ग प्रशस्त कर देती है। कैसे 1857 की क्रांति, कैसे लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ ये बातें अब उमड़ने लगी थी कि अंग्रेज यहाँ पर हमें कोई सभ्य बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ अपना हित देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो हमने 1857 की क्रांति को कवर कर लिया कि किस तरीके से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और विद्रोह में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसको केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, ये एक जन विद्रोह था। सभी लोग इसके अंदर शामिल थे, ठीक है, किसानों से लेकर जमींदार से लेकर सिपाही भी। तो विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वो पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। तो अब उन्होंने नीतियां बदली। ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए। यानी कि अब क्या हुआ, अब जो पहले कंपनी शासन कर रही थी भारत पर, लेकिन अब कंपनी के शासन को खत्म करके कहा गया कि अब सीधा ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर शासन करेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल था, वहाँ की संसद के अंदर जो मंत्री बैठते थे उनमें से एक मंत्री को चुना और भारत का मंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। उसे भारत के शासन संबंधी सभी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटी में भी काम आएगी। आप ये देखिए 1858 के बाद में, ठीक है, ताज का शासन होता है भारत के अंदर। तो ताज का शासन होता है तो बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। चेंजेस के अंदर क्या होता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल से पहले तो कंपनी का कोई हेड होता था, उसे ही बना देते थे मंत्री यहाँ का, भारत का। लेकिन अब भारत के मामलों को देखने के लिए, भारत से संबंधित कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक मंत्री को नियुक्त कर दिया, ठीक है। उसकी हेल्प के लिए एक परिषद का गठन कर दिया जिसको उन्होंने कहा
क्लियर है, जिसको उन्होंने इंडिया काउंसिल कहा। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, फिर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब उसी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। वायसराय, वाइस जैसे वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के नीचे होते हैं वाइस प्रिंसिपल, तो वैसे ही वाइसराय, ठीक है, वाइस रॉय। तो वाइस यानी कि ब्रिटेन की जो रानी है उसके जस्ट अंडर के अंदर कौन आते थे, वाइसराय आते थे, यानी कि ब्रिटेन की रानी के बाद में जो आदेश की पालना होती थी वो वाइसराय की होती थी भारत के अंदर। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के, क्लियर है, फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। और क्या चीज हुआ, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा था गोद लिए हुए बच्चों को वो शासक नहीं मानते थे, तो लेकिन अब ऐसे कहा जाने लगा कि आपके जो गोद लिए हुए बच्चे हैं उनको भी अधिकार मिलेगा। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, जैसे कि आपने बहादुर शाह जफर को अपना अधिपति स्वीकार किया था, अपना हेड स्वीकार किया था। इस तरीके से भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। जैसे कि स्थानीय शासक सोच रहे थे कि जब बहादुर शाह जफर आएंगे तो हम अपना जो शासन है अपने ठंडे दिमाग से चला पाएंगे, स्वतंत्रता से चला पाएंगे, तो वैसा ही कहा गया कि अब अंग्रेजी कंपनी का शासन खत्म हो चुका है, अब सीधी ब्रिटेन की रानी आप पर शासन करेगी और आपकी हेड होगी ब्रिटेन की रानी, आपको उनके अंडर में रहकर ही काम करना है। क्लियर है। तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब अंग्रेजों को पता लग गया था कि भारतीयों को हम हर मामले में हरा सकते हैं लेकिन धर्म के मामले में नहीं हरा सकते, ठीक है। तो उनको ये लगा कि ये अगर हम सैनिकों के अंदर, अपनी सेना के अंदर ज़्यादा भारतीयों को रखेंगे तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और कल को ये दोबारा भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सिपाहियों की संख्या कम कर दी, भारतीय सिपाहियों की। अब यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य प्रदेश, भारत और दक्षिण जो भारत है वहाँ के सिपाहियों को ना भर्ती करें, अब हम गोरखा, सिखों और पठानों के ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करें, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने संप्रदाय के आधार पर भारत को बांटने की कोशिश शुरू कर दी थी। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखे जाने लगा था। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह खड़ा उन्होंने ही किया है, मुसलमानों ने, ठीक है। आगे चलकर ये क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम कभी भी भारत पर अच्छे से शासन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने आगे चलकर हिंदू और मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया था और मुसलमानों को अपने समर्थन में ले लिया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि आप जैसे मर्जी अपना जीवन यापन करें, ठीक है, हम आपके सामाजिक और आपके धार्मिक रीति रिवाजों में कभी भी दखल नहीं देंगे। जैसे कि उन्होंने पहले दखल दिया तो क्या किया, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और लोगों ने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिखाया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने के लिए जमीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने की नीतियां बनाई गई। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा कि उसके क्या कारण थे। 1857 की क्रांति के कारण थे अंग्रेजों की नीतियां, कैसे वो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से लोगों के अंदर क्या कर रही थी, मतभेद पैदा कर रही थी, ठीक है ना। उनके अंदर क्या कर रही थी, विद्रोह की भावना पैदा हो रही थी उनकी नीतियों की वजह से। तो अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि 1857 की क्रांति हुई क्यों है, इतना बड़ा जन विद्रोह क्यों हुआ। तो उन्होंने उस बात को जब एनालाइज किया तब उनको ये सब पता चला कि ये सब बातें थी, इन वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया, तो अब उन बातों को अब खत्म ही कर देते हैं। इतना बड़ा जब विद्रोह होता है तो ब्रिटेन की रानी कहती है कि अब ये कंपनी के बस की बात नहीं है, अब इतने बड़े देश को चलाने की हिम्मत कंपनी में है नहीं, तो हमें ही सीधा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब रानी सीधा कंट्रोल करती है और वहाँ पर मंत्री बना देती है एक कि आप देखिए यहाँ पर बैठिए आराम से और भारत के लिए आप नीतियाँ बनाइए। आपको एक परिषद बना के दे देते हैं जिसका हेड होगा वाइसराय, जो भारत के अंदर बैठेगा, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर बैठा हुआ वाइसराय जानकारी देता था वहाँ पर मंत्री को, ठीक है।
इंडिया काउंसिल के अंदर क्या देता था, सलाह देता था, बताता था कि यहाँ की कंडीशन कैसी है, तो उसी आधार पर क्या करते थे, निर्णय लिए जाते थे। आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ आया होगा। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। तो ये केस स्टडी यानी कि खुर्दा संग्राम, जिसको पाइका संग्राम भी बोलते हैं, पाइका विद्रोह भी बोलते हैं, इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगी, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।